पिक्चर 211 स्वीट मेमोरीज। ये बोलकर अनय अपने ही ख्यालों में खो गया। वही दृष्टि अनय की तरफ ही देख रही थी। इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा था ये कह पाना बेहद मुश्किल था। दृष्टि को यूं शांत देखकर अनय उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी, तुम इतनी शांत क्यों हो, कोई परेशानी है क्या? उद्धरण चिन्ह। अब आगे दृष्टि अनय की तरफ देखते हुए बोली, एक्चुअली हाँ, आज मुझे मेरी एक कॉलेज फ्रेंड मानसी का कॉल आया था। उसने मुझे एक सवाल पूछा, मैं बस उसी के बारे में सोच रही थी। अनय दृष्टि की तरफ गौर से देखने लगा। वैसे तो दृष्टि सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूं निकाल लेती थी। शायद ही कोई ऐसी सिचुएशन या सवाल होता था जिसका जवाब दृष्टि को पता ना हो। पर आज जब वह किसी उलझन में थी तो हो सकता है कि सिचुएशन कुछ ट्रिकी ही हो। अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, हम बोलो, ऐसा क्या सवाल पूछ लिया उसने? दृष्टि अनय की आंखों में झांकते हुए बोली, मानसी की शादी को 3 साल हो चुके हैं। अब उसके हस्बैंड बेबी के बारे में सोच रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि दृष्टि आगे कुछ कहती अनय बीच में कूदते हुए बोला, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ऑफकोर्स हर किसी की बाप बनने की ख्वाहिश होती है। मानसी के हस्बैंड की भी उसके होने वाले बच्चे को लेकर कुछ ख्वाहिशें होंगी। दृष्टि एक नज़र अनय को घूर कर देखती है और बोलती है, पहले पूरी बात सुनेंगे आप, बीच में ही कूद पड़ते हैं। अनय अपने लिप्स पर उंगली रखते हुए बोला, तुम ही चुप हो गई थी अचानक, इसलिए मुझे लगा कि यही तुम्हारी फ्रेंड का सवाल होगा। खैर अब बोलो। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि अनय की तरफ देखते हुए बोली, हाँ तो मैं कह रही थी, मानसी का हस्बैंड और वो दोनों बेबी चाहते हैं, पर शादी के पहले मानसी ने अपने हस्बैंड से एक सच छिपाया। अनय दृष्टि की बातों को गौर से सुन रहा था। दृष्टि आगे बोली, मानसी की कुछ हेल्थ कंडीशंस थी जिसकी वजह से उसकी मां बनने के चांसेस न के बराबर थे। उसकी डॉक्टर ने उसे वार्न किया कि अगर ये सब जानते हुए भी वो ट्राई करती तो इसकी मेजर पॉसिबिलिटीज है कि मैटर वर्स हो जाए। उद्धरण चिन्ह। अनय दृष्टि की बातों को सुनते हुए सोचने लगा। दृष्टि अनय की तरफ देखते हुए बोली, अनय आपको क्या लगता है, क्या मानसी ने अपने हस्बैंड से ये छिपा कर कि वह मां नहीं बन सकती सही किया या गलत? वो कह रही थी कि उसे लगा कि शायद अगर वह शादी से पहले अपने हस्बैंड को ये बता देती कि वह मां नहीं बन सकती तो वो शादी के लिए मना कर देते। मानसी अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी और वह उनसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उद्धरण चिन्ह। अनय दृष्टि की बातों को गौर से सुन रहा था। वही दृष्टि एनेक्सियस होकर अनय की तरफ देख रही थी और उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। कुछ सोचते हुए अनय का चेहरा बहुत गंभीर हो गया। वो दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, मानसी ने अपने हस्बैंड से ये सच छिपाकर गलत किया वाइफी। ये बोलते हुए अनय के एक्सप्रेशन से एकदम गंभीर और सख्त थे। ना जाने क्यों पर दृष्टि को अनय का ये जवाब बहुत तकलीफ दे रहा था। शायद दृष्टि अनय के मुंह से ये सुनना चाहती थी कि मानसी ने सही किया। दृष्टि अपनी आंखों में एक मायूसी लेकर अनय को देख रही थी। अनय दृष्टि के एक गाल पर हाथ रखकर अपने गंभीर स्वर में बोला, हाँ वाइफी, मानसी ने अपने पति से ये सच छिपाकर गलत किया। एक तरह से उसने अपने पति को धोखा दिया है। उद्धरण चिन्ह। अनय के इस जवाब से दृष्टि का दिल धक्का से रह गया। दृष्टि अपने इमोशंस को छिपाने की नाकाम कोशिशें करने लगी। इससे पहले कि अनय दृष्टि को आगे की बातें एक्सप्लेन करता, अनय का फोन बजने लगा। कॉल उसके असिस्टेंट शिवम का था, इसलिए उसे पिक करना जरूरी था। अनय ने फोन लिया और बालकनी की तरफ कॉल अटेंड करने चला गया। दृष्टि अपनी नम आंखों से अनय को देख रही थी। पता नहीं क्यों पर उसके आंखों के कोनों से आंसू निकल आए, जिसे उसने जल्दी ही साफ कर लिया और बेड पर सोने की कोशिश करने लगी। लगभग 1 घंटे बाद जब अनय वापस आया तो दृष्टि बेड पर सिकुड़कर सो चुकी थी। अनय ने एक नज़र दृष्टि को देखा। उसका चेहरा काफी शांत लग रहा था। अनय ने उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर दिया, क्योंकि ठंड की वजह से दृष्टि बिल्कुल बेबी पोज में सो रही थी। फिर नीचे झुककर उसने आहिस्ते से दृष्टि के माथे को चूम लिया, उसके बगल में आकर लेट गया और दृष्टि को अपनी बाहों में लेकर अपनी आंखें बंद कर दी। थोड़ी देर में वह नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह सिंघानिया मेंशन। आज नन्ही ईशानी सबसे पहले उठ गई थी। आज उसने अच्छी बच्ची बनने का सोचा था, इसलिए नींद से जागने के बावजूद उसने रोना धोना शुरू नहीं किया। वन्या और नन्हा वेद दोनों एक दूसरे को हक करके चैन की नींद सो रहे थे। वहीं नन्ही ईशानी टुकुर टुकुर अपने डैडी के चेहरे को देख रही थी, जैसे कह रही हो, डैडी भाई तो मम्मा के पास सो रहे हैं, आप मुझे गोदी ले लो ना। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त नन्ही ईशानी के एक्सप्रेशंस इतने क्यूट थे कि किसी पत्थर दिल इंसान का दिल भी इस नन्ही सी बच्ची को देखकर पिघल जाए। ईशानी की किस्मत अच्छी थी, इसलिए उसके हैंडसम डैडी की आंखें खुल गई।
जब उसने अपनी बगल में देखा तो उसकी नन्ही परी उसे ही अपनी टिमटिमाती आंखों से देख रही थी। अपने डैडी को आंखें खोलता देख अचानक से नन्ही ईशानी के फेस पर एक क्यूट सी स्माइल आ गई, जो जनरली सुबह सुबह तो देखने को नहीं मिलती थी। यक्षित और वन्या सुबह सुबह या तो नन्ही ईशानी के डायपर चेंज कर रहे होते या वह सुबह सुबह नींद से जागकर रोना शुरू कर देती थी और सबकी नींद खराब करती थी। वन्या और यक्षित अब तक ये समझ चुके थे कि उनकी नन्ही सी परी अपने भाई के मुकाबले कुछ ज्यादा ही शैतान होने वाली थी। अपनी नन्ही परी को स्माइल करता देख यक्षित उसे उठाकर अपने सीने में छिपा लेता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए उसके मासूम से चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ बेटा? आपकी नींद आज इतनी जल्दी कैसे खुल गई? कहीं आपको भूख तो नहीं लगी? नन्ही ईशानी अपनी टिमटिमाती आंखों से यक्षित को देख रही थी। यक्षित समझ रहा था कि अगर उसकी नन्ही बेटी को भूख लगी होती तो अब तक वे तीनों चैन की नींद सो नहीं रहे होते। फिर कुछ सोचकर वह अपनी नन्ही शैतान की तरफ देखकर बोला, कहीं आपने बिस्तर गीली तो नहीं कर दी ना? उद्धरण चिन्ह। अपने डैडी की इस बात पर छोटी ईशानी उन्हें घूर कर देखने लगी, जैसे कि वह कह रही हो, डैडी मैं हर बार बिस्तर गीला थोड़ी करूंगी, अब मैं बिग गर्ल बन गई हूँ। अपने बेबी के एक्सप्रेशंस देखकर यक्षित खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया और बोला, अच्छा जी, हाँ बेटा मैं समझ गया कि आपकी IQ डैडी पर ही जाने वाली है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित नन्ही ईशानी की पीठ पर थपकी देकर उसे फिर से सुलाने लगा। क्योंकि इस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे, वह वन्या की नींद खराब करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था वन्या एक बार उठ गई तो उसका पूरा रूटीन यहीं से शुरू हो जाएगा। वैसे भी उसकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत थी, इसलिए यक्षित उसे काम करने से मना करता था, पर घर के सभी सदस्यों की देखभाल करना और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना वन्या की आदत बन चुकी थी। अपने डैडी के प्यार भरे स्पर्श से नन्ही ईशानी की घनी घनी पलकें भारी होने लगीं। थोड़ी ही देर में वह अपने डैडी के सीने में चिपक कर सो गई। यक्षित ने अपनी नन्ही सी जान के माथे को प्यार से चूम लिया और बड़ी ही हिफाजत के साथ उसे बेड पर सुलाकर उसे बेबी ब्लैंकेट से कवर कर दिया। उसे जख्म तो काफ़ी आए थे, अगर यक्षित चाहता तो वह इस अटैक से बच सकता था, पर उसके माइंड में कुछ और ही प्लेन चल रहे थे। कुछ सोचकर उसने अपने ऊपर ये अटैक ले लिया। यक्षित की चोटों को ठीक होने में अभी वक्त तो लगने ही वाला था, साथ ही उसे डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करने थे, वरना उसकी बीवी उसे छोड़ने नहीं वाली थी। यक्षित बेड से उठ गया और वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने चला गया। डॉक्टर ने उसे अपनी बॉडी पर जोर डालने से मना किया था, इसलिए वह जिम न जाकर नीचे गार्डन में चला गया और मॉर्निंग वॉक करने लगा। यक्षित वॉक कर ही रहा था, तभी अनिल जी भी अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए गार्डन में आ गए। ये उनकी बहुत पुरानी आदत थी। जब मालविका जी जिंदा थी तो वे रोज सुबह जल्दी उठकर वॉक के लिए आया करते थे। साथ में मालविका जी को भी सुबह सुबह उठाकर गार्डन में ले आया करते थे। मालविका जी उन्हें हर बार शिकायती लहजे में कहती कि वे सुबह सुबह क्यों जगा देते हैं। दरअसल मालविका जी को सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी, पर धीरे धीरे उन्हें अनिल जी के साथ रहकर ये आदत भी हो गई। उसके बाद दोनों सुबह जल्दी उठते और साथ में मॉर्निंग वॉक करते। अनिल जी आज भी उन यादों को भूले नहीं थे। कभी कभी तो ये जानते हुए भी कि मालविका जी अब इस दुनिया में नहीं रही, उन्हें ये उम्मीद जग जाती कि एक रोज वो उनके साथ वॉक करने आएंगी। अनिल जी की निगाहें जैसे ही यक्षित पर पड़ी, अपनी फिक्र भरी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए बोले, बेटा अभी तुम रिकवर नहीं हुए हो, तुम्हें यूं वॉक करने की क्या जरूरत थी? अभी तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए। यक्षित अपने डैड की फिक्र समझ सकता था। वह अपने डैड की तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी डैड, मैं आपका बेटा हूँ। मुझे चोट जरूर लगी है, पर इतना भी घायल नहीं हुआ हूँ कि बिस्तर से उठ न पाऊँ। अनिल जी यक्षित के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, आई नो बेटा, पर फिर भी तुम पूरी तरह से ठीक होते तक ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करोगे। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपने पापा की तरफ देखते हुए बोला, आपकी बात मानने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, वरना आप और आपकी बहू दोनों मिलकर मेरी बैंड बजा दोगे। ये बोलकर यक्षित स्माइल करने लगा। वहीं यक्षित की बातें सुनकर अनिल जी भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाए और बोले, बेटा अब हमारी टीम में सिर्फ 2 नहीं रह गए, 2 नए मेंबर भी जुड़ गए हैं जो तुम्हारी बैंड बजाने में हमारा साथ देंगे। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपनी आंखें छोटी करके अपने डैड को देखते हुए बोला, और कौन है वो दोनों? युवान का नाम तो आप मत लेना, वैसे भी नाक में दम कर दिया है उसने। उसे पढ़ाकर यही फील होता है कि काश मैंने ये काम पहले ही शुरू क्यों नहीं कर दिया। अगर ऐसा कर दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। डैड आपको पता है युविका कॉलेज लेट जा रही है, पर फिर भी युवान और शौर्य से उसकी पढ़ाई पर कमांड काफ़ी अच्छी है। उद्धरण चिन्ह।
अनिल जी यक्षित की तरफ देखते हुए बोले, बेटा तुम किस लिए हो? मैं जानता हूँ तुम अपने शैतान भाई को सुधार दोगे। वैसे इस बार मैं अपने छोटे शहजादे की बात नहीं कर रहा था। मैं तो अपने नन्हे वेद और मेरी प्यारी ईशानी की बात कर रहा था। वो दोनों भी तो अपने हैंडसम दादू की टीम में है ना। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अनिल जी को गौर से देखने लगा और उनके हैंडसम शब्द पर जोर देते हुए बोला, हैंडसम दादू। यक्षित को अपनी तरफ यूं देखता देख अनिल जी अपनी आईब्रो रेस करते हुए बोले, क्यों तुम्हें डाउट है क्या? उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपने डैड की तरफ देखते हुए बोला, डैड आपको नहीं लगता कि अब आप पहले की तरह हैंडसम नहीं रहे? यक्षित ने यह बात अनिल जी को पोक करने के लिए कही थी। अनिल जी अपने बेटे का जवाब देते हुए तुनक कर बोले, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं अब पहले की तरह हैंडसम नहीं रहा? बेटा भूलो मत कि तुम्हारा बाप हूं मैं। किसी जमाने में तुम्हारी माँ इस हैंडसम पे मरती थी। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी की बातें सुनकर यक्षित खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। जब मालविका जी जिंदा थी तो अक्सर अनिल जी को अपने ही बड़े बेटे से जलन होती। जब मालविका जी उसे हैंडसम कहती थी तो उस वक्त दोनों माँ बेटे मिलकर अनिल जी को खूब टीस किया करते थे और वो बहुत चिढ़ भी जाया करते थे। आज भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था, बस कमी थी तो मालविका जी की, जो उनसे बहुत दूर चली गई थी। टू बी कंटिन्यूड। 212 पॉजेसिव वेड। अनिल जी की बातें सुनकर यक्षित खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। जब मालविका जी जिंदा थी तो अक्सर अनिल जी को अपने ही बड़े बेटे से जलन होती। जब मालविका जी उसे हैंडसम कहती थी तो उस वक्त दोनों माँ बेटे मिलकर अनिल जी को खूब टीस किया करते थे और वो बहुत चिढ़ भी जाया करते थे। आज भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था, बस कमी थी तो मालविका जी की, जो उनसे बहुत दूर चली गई थी। अब आगे यक्षित और अनिल जी यूं ही बातें करते हुए अपना वॉक कर रहे थे। अचानक यक्षित को वो वक्त भी याद आया जब अनिल जी और उसके बीच रिश्ते में कितनी दूरियां आ गई थी। ऐसा नहीं था कि उस वक्त यक्षित को अपने डैड की फिक्र और केयर नहीं थी। वह तब भी उनकी उतनी ही फिक्र करता था जितना कि वह आज करता था। वह बस उन्हें पता लगने नहीं देता था कि इन सब के पीछे वो है। कहीं न कहीं यक्षित तरस गया था अपने पिता का प्यार पाने के लिए। बेशक इस मोमेंट को जीने के लिए उसे काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा। ये सब उसकी वाइफी विन्या की वजह से पॉसिबल हो पाया था, इसलिए यक्षित जिंदगी भर विन्या के लिए शुक्रगुजार रहने वाला था। वह अनिल जी को गौर से देखने लगा क्योंकि एक समय उन्होंने उसे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया था। तब वो बहुत तकलीफ में थे और मालविका जी और युविका के उनसे दूर जाने की वजह यक्षित को मान बैठे थे। पर विन्या ने जल्द ही उनकी ये गलतफहमी दूर कर दी और दोनों बाप बेटे के बीच उठी दीवार को खत्म कर दिया। यक्षित को अपनी तरफ यूं देखता देख अनिल जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, क्या हुआ बेटा? तुम ऐसे क्या देख रहे हो? यक्षित ना में सिर हिलाते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं डैड। यक्षित का रिएक्शन देखकर अनिल जी समझ गए कि यक्षित के जहन में कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई होगी। इससे पहले कि वो यक्षित से उसका जिक्र करते, सामने मेंशन के मेन दरवाजे से नन्हा वेद अपने क्यूट से ट्रैक सूट और स्पोर्ट्स शूज पहना हुआ अपने डैडी और दादू की तरफ दौड़ा चला आया। अपने नन्हे पोते को देखकर अनिल जी के फेस पर एक स्माइल आ गई। नन्हा वेद दौड़कर दोनों के पास पहुंच गया। उसने अपनी प्यारी सी वॉइस में अपने डैडी और दादू को ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग दादू। यक्षित वेद की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। वहीं अनिल जी वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बेटा आज आप जल्दी उठ गए। इससे पहले कि वेद कुछ कहता, पीछे से विन्या नन्ही ईशानी को सिर से पांव तक पूरी तरह से कवर किए हुए उनकी तरफ आ रही थी। इस वक्त नन्ही ईशानी का बस छोटा सा चेहरा नजर आ रहा था, बाकी सब कवर्ड था। बाहर काफी ठंड थी, इसलिए विन्या ने मेक श्योर किया था कि उसकी नन्ही परी को ठंड न लग जाए। विन्या अनिल जी को गुड मॉर्निंग विश करते हुए बोली, पापा, सिर्फ आपका वेद ही नहीं बल्कि आपकी नन्ही ईशानी भी सुबह जल्दी उठ गई है। नन्ही क्यूट सी ईशानी अपनी मम्मा की गोद में चिपकी हुई बहुत प्यारी लग रही थी। वह अपनी टिमटिमाती आंखों से अपने दादू को देख रही थी। नन्ही ईशानी को देखकर अनिल जी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, नन्ही शहजादी, आपको भी अपने भाई के साथ मॉर्निंग वॉक करना है। हम। उद्धरण चिन्ह। यक्षित विन्या के पास आकर बोला, वाइफी, तुम्हें ईशानी को इतनी ठंड में नीचे लाने की क्या जरूरत थी? वो अभी बहुत छोटी है, उसे ठंड लग सकती है। ये बोलकर उसने अपनी बेटी को अपनी गोद में ले लिया। विन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी, आपकी बेटी बिल्कुल आप पर गई है। अगर मैं इसे नीचे नहीं लाती आप लोगों के पास तो ये रोक रोक कर पूरा घर सिर पर उठा लेती। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर विन्या स्माइल करने लगी। वहीं नन्हा वेद अपनी मम्मा के पैरों से लिपटते हुए अपने डैडी से बोला, यच डैडी, मम्मा इज राइट। ईचू हमारे साथ वॉक करना चाहती थी।
इसलिए मम्मा उसे छात में ले आईं। यक्षित नन्ही ईशानी की तरफ देखकर, जो कि टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी, बोला, हम तो आपको भी हम सबके साथ मॉर्निंग वॉक करनी है। उद्धरण चिन्ह। नन्ही ईशानी को देखकर लगा कि शायद उसे अपने डैडी की बात समझ आ गई। वह हाँ में सिर हिलाते हुए अपने डैडी को देख रही थी। अपनी लिटिल प्रिंसेस के इस रिएक्शन से वहां मौजूद सारे लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। वहीं यक्षित भी खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। वह अपने डैड की तरफ देखते हुए बोला, डैड ये इतनी छोटी सी है और शैतानी के मामले में इसका कोई जवाब नहीं। पता नहीं जब चलना फिरना सीख जाएगी तो क्या करेगी। उद्धरण चिन्ह। यक्षित के इस रिएक्शन पर अनिल जी हंसते हुए बोले, बेटा बेटियां तो होती ही हैं सबकी लाडली, इसलिए शैतानी के मामले में भी इनका कोई जवाब नहीं होता। तुम अपनी बहन युविका को ही ले लो। कैसे वह अपने बचपन में पूरे सिंघानिया मेंशन को सिर पर उठा लेती थी। वो सिंघानिया फैमिली की इकलौती प्रिंसेस थी, इसलिए सब उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखते थे। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी की बातें सुनकर यक्षित को युविका के बचपन की बात याद आ जाती है। कैसे उसकी छोटी बहन पूरे सवेंस को अपने पीछे दौड़ाती थी, सबकी नज़रों से बचकर गार्डन की तरफ आकर मिट्टी खेलने लगती और अपने पूरे कपड़े गंदे कर लेती थी। सारी शैतानियां करने के बाद वह मासूम सा चेहरा बना लेती थी, जिससे एक पल में ही सबका दिल पिघल जाता था। पुरानी यादों को याद करके यक्षित के फेस पर एक स्माइल आ गई। मॉर्निंग वॉक के बाद वे अपने अपने कमरे में चले गए। विन्या ने पहले वेद को रेडी कर दिया उसके स्कूल के लिए। तब तक उसने नन्ही ईशानी को उसके डैडी की गोद में दे दिया था। दोनों बाप बेटी आराम से खेल रहे थे। वेद को रेडी करने के बाद वह नन्ही ईशानी को अपने साथ ले गई ताकि उसे रेडी करा सके। तब तक नन्हा वेद अपनी किताब निकालकर सोफे पर आराम से बैठकर पढ़ाई करने लगा। यक्षित की निगाहें अपने बच्चे पर टिक गई, जो इस वक्त बेहद शांत और सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा था। नन्हे वेद में यक्षित खुद की झलक दे पा रहा था। वह वेद के पास गया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरकर उसकी बगल में बैठ गया। नन्हे वेद ने अपने डैडी को एक नज़र देखा और दोबारा अपनी पढ़ाई में बिजी हो गया। फिर वो वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चला गया। विन्या नन्ही ईशानी को रेडी करने के बाद उसे उसके छोटे से टॉय हाउस में डाल देती है, फिर खुद भी रेडी होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब विन्या यक्षित को ऑफिस के लिए रेडी होते देखती है तो उसकी आंखें अपने आप छोटी हो जाती है। विन्या अपनी तरफ यूं घूरता देख यक्षित के फेस पर स्माइल आ जाती है। वह स्माइल करते हुए विन्या की तरफ देखकर बोला, वाइफी आई नो आई एम वेरी हैंडसम, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे इतने प्यार से देखो। विन्या उसकी तरफ घूरते हुए बोली, लोगों को भी कैसी कैसी गलतफहमी हो जाती है। ये उसने खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहा था। फिर वह यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे। इनफैक्ट जब तक आपके जख्म भर ना जाएं, तब तक आपको ऑफिस जाने की इजाज़त नहीं है। ये बोलकर वह यक्षित की नेकटाई लूज करना स्टार्ट कर देती है। तभी यक्षित को समर्थ का कॉल आता है, ये पूछने के लिए कि वो कब तक ऑफिस आ रहा है। इससे पहले कि यक्षित कॉल पिक करता, विन्या उससे फ़ोन छीन लेती है और कॉल रिसीव करती है। सामने से समर्थ विन्या को यक्षित समझकर बोला, बॉस आप कब तक ऑफिस आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। सामने से विन्या ने जवाब दिया, आज तुम्हारे बॉस ऑफिस नहीं आएंगे। समर्थ ने जब विन्या की आवाज़ सुनी तो उसने उसे ग्रीट किया। विन्या बोली, तुम्हारे बॉस की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जब तक उनके जख्म भर नहीं जाएंगे, उन्हें ऑफिस जाने की इजाज़त नहीं, इसलिए तब तक ऑफिस तुम और तेजस संभाल लेना, ओके। उद्धरण चिन्ह। यक्षित अपनी आंखें छोटी करके विन्या को घूरने लगा। वहीं विन्या का ऑर्डर फॉलो करते हुए समर्थ ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। यक्षित विन्या की तरफ घूरते हुए बोला, ये क्या था वाइफी। विन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, वही तो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि ये क्या था। भूलिए मत, डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने को बोला है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित विन्या की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी मैं इतना भी वीक नहीं हुआ हूं कि ऑफिस नहीं जा सकता। विन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, मुझे पता है, पर फिर भी आप ऑफिस नहीं जाएंगे और ये फाइनल है। आपको जो भी काम करना है घर से ही कर लीजिए। उद्धरण चिन्ह। यक्षित समझ गया कि विन्या उसे ऑफिस जाने नहीं देने वाली, इसलिए उसने ज़्यादा बहस नहीं किया और अपने ब्लेजर उतारने लगा। तभी उसकी एक दर्द भरी आह निकल गई। विन्या जल्दी से यक्षित की तरफ बढ़ गई। वहीं नन्हा वेद भी अपनी किताब छोड़कर जल्दी से अपने डैडी के पास जाने लगा। अपने डैडी के पैरों से लिपटते हुए वो बोला, डैडी क्या हुआ, क्या आपको दर्द हो रहा है। वहीं विन्या यक्षित की तरफ फिक्र भरा गुस्सा दिखाते हुए बोली, क्या जरूरत थी आपको सुपरमैन बनने की, मुझे बोल देते। ये बोलकर वह यक्षित का ब्लेजर उतारने में उसकी हेल्प करने लगी।
वहीं यक्षित नन्हे वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, डोंट वरी बेटा, डैडी बिल्कुल ठीक है। बस उन्हें थोड़ा सा दर्द हुआ था। वेद अपने डैडी की तरफ मासूमियत से देख रहा था। वह अपना छोटा सा दिमाग लगाते हुए बोला, मम्मा अपना डैडी को डॉक्टर के पास ले जाओ। फिर डॉक्टर डैडी को इंजेक्शन लगाएंगे और डैडी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, डैडी बिल्कुल ठीक है बेटा। उन्हें डॉक्टर या इंजेक्शन दोनों में से किसी की जरूरत नहीं है। वेद अपने डैडी की तरफ देखते हुए बोला, डैडी मैं उन बुले अंकलज को बहुत मालूंगा जिन्होंने मेरे डैडी पर अटैक किया। क्योंकि कोई वेदांश के डैडी की तरफ आंख उठा कर भी देखे ये उच्छे बर्दाश्त नहीं। ये बोलते हुए नन्हे वेद की आंखों में उन अटैकर्स के लिए खूब सारा गुस्सा था। यक्षित और वन्या अपने नन्हे से बच्चे की बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान थे। वेद अपने डैडी को लेकर इस कदर पॉजिटिव होगा, ये दोनों ने ही नहीं सोचा था। यक्षित वेद की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोला, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेटा, डैडी है ना, वो सब संभाल लेंगे, ओके, आप बस अपना ख्याल रखो। उद्धरण चिन्ह। सभी साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद वन्या वेद को स्कूल छोड़ने के लिए चली जाती है। उसने नन्ही ईशानी को अपने डैडी के पास छोड़ दिया था। वहीं जीविका भी ओब्रॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए निकल चुकी थी। इंटर्नशिप करते हुए उसने अब काफी कुछ सीख लिया था। विवेक सोच रहा था कि जब जीविका की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो उसे अपने पीए की पोस्ट पर रखेगा, ताकि वह अपनी जीविका के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सके। यूं तो जीविका विवेक के ऑफिस में ही इंटर्नशिप करती थी और उसकी नज़र हर वक्त जीविका पर रहती ही थी, पर फिर भी वह चाहता था कि जीविका उसके साथ काम करे। विवेक आज ऑफिस जल्दी आ गया था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में उसकी 2 इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थे। इस वक्त वह लैपटॉप में एक फाइल रीड कर रहा था। फाइल रीड करने के बाद उसने जीविका के वर्कप्लेस की सीसीटीवी फुटेज चला दी। विवेक ने सीक्रेटली ये कैम जीविका की सीट के पास लगवा दी थी ताकि उसका जब मन हो वह तब उसे देख सके। जीविका इन सब के बारे में बेखबर थी। विवेक की निगाहें जैसे ही लैपटॉप स्क्रीन पर गई, उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। सामने स्क्रीन पर जीविका इत्मीनान होकर काम कर रही थी। काम करते हुए उसके चेहरे की मासूमियत और ज्यादा निखर कर आ रही थी। जीविका के बालों की 2 लंटें निकली हुई थी जो बार बार उसके गुलाबी होंठों को छू रहे थे। विवेक का ध्यान जीविका के गुलाब की पंखुड़ियों से होंठ पर ठहर गए। उसे जीविका के उन 2 बालों की लटों से ही जलन होने लगी जो जीविका के इतने करीब थे और उसे छू रहे थे। विवेक को कुछ याद आया। वह सोचने लगा कि काफी दिन हो गए उसके और जीविका के साथ में लंच किए हुए। विवेक ने सोचा कि क्यों ना वह आज जीविका को बाहर लंच डेट पर ले जाए, क्योंकि जीविका अक्सर उससे कोई डिमांड नहीं करती थी। उसने इंटरकॉम से जीविका को अपने कैबिन में बुलाया। जीविका की बहुत सारी फाइल्स पेंडिंग पड़ी हुई थी जिसे वह आज कंप्लीट करने का टारगेट लेकर चल रही थी। पर विवेक का ऑर्डर सुनकर वह झुंझला उठी और खुद ही बड़बड़ाते हुए बोली, ये हर वक्त मुझे अपने कैबिन में बुलाते रहते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं काम पर फोकस कैसे करूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वह कब विवेक के कैबिन में पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। वह अपने चेहरे पर झुंझलाहट लिए हुए जैसे ही अंदर आई, विवेक ने इलेक्ट्रॉनिक डोर बंद कर दिए। जीविका विवेक की चेयर के करीब जाकर उसे घूरते हुए बोली, आप बार बार मुझे अपने कैबिन में क्यों बुला लेते हैं? आपको पता है अभी भी कितनी सारी फाइल्स पेंडिंग पड़ी है। उद्धरण चिन्ह। जीविका की शिकायतें सुनकर विवेक खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। उसने जीविका का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। जीविका अपनी आंखें बड़ी करके विवेक को देखने लगी। विवेक जीविका के चेहरे पर आ रहे बालों की लटों को कान के पीछे करते हुए बोला, जीविका तुम्हें पता है अगर कोई लड़की विवेक सिंह ओब्रॉय से इस टोन में बात करने की हिम्मत कर सकती है तो वो तुम हो। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह जीविका के होंठों के साथ अपनी उंगलियों से खेलने लगा। जीविका विवेक की तरफ देखते हुए उसकी उंगलियों को अपने होंठों से हटाते हुए बोली, आपने मुझे क्यों बुलाया है? विवेक दोबारा उसके गुलाबी होंठों से खेलते हुए बोला, एक बात बताओ, क्या तुम्हें मेरे कैबिन में आने का मन नहीं करता? अगर कोई दूसरी लड़की होती तो ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती। उद्धरण चिन्ह। दूसरी लड़की वाली बात जीविका को गुस्सा दिला गई। वह विवेक को घूरते हुए बोली, खबरदार जो मेरे अलावा किसी दूसरी लड़की के बारे में सोचा भी तो। अपनी मासूम सी जीविका के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विवेक मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वह उसे परेशान करते हुए बोला, वरना तुम क्या करोगी? उद्धरण चिन्ह।